Hello, dear student. Welcome on digital platform of IMA. Myself, Dr. Dinesh Kumar Gupta. Today, I am going to discuss a very important chapter of biology, that is molecular basis of inheritance. In this lecture, we will discuss about some important questions of molecular basis, which is likely to be asked in the board exams. So this lecture will be very helpful for those students who are preparing for the board exams. This chapter has 6 marks weightage in the board exams. Let's start the chapter molecular basis of inheritance. तो स्टूडेंट्स बोर्ड्स एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स किस बॉन्ड से आपस में लिंक रहते हैं? तो बिल्कुल बेटा, आप जानते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द। तो देखिए बेटा, 2 टर्म्स है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड्स नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर से मिलकर बना स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से बनकर मिलकर बना स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियोटाइड की बात करें, इसमें नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर के साथ में फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो है फॉस्फेट का। नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज सुगर बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसाइड एज वेल एज इन न्यूक्लियोटाइड, बट फॉस्फेट इज प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियोटाइड। तो क्वेश्चन इज, अ न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से डिफर है और उसमें क्या चीज नहीं होती है? तो आंसर आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है बेटा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए लेंथ पर टर्न ऑफ हेलिक्स इज। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं, जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए की जो हेलिक्स लेंथ होती है, मतलब 1 कंप्लीट टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बेटा? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इनिशिएशन कोडॉन इन यूकैरियोट्स इज। यूकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडॉन क्या है? तो इनिशिएशन कोडॉन क्या होते हैं बेटा? जहां से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। और यूकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडॉन होता है एयूजी। और आप जानते हैं एयूजी किसको कोड करता है बेटा? मिथियोनिन एमिनो एसिड को। तो इनिशिएशन कोडॉन है यूकैरियोट में एयूजी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। किस साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? तो देखिए बेटा, जेनेटिक मटेरियल की जो सर्च है वो 1926 से स्टार्ट हुई थी। 1928 में पहली बार फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने डीएनए की सर्च के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल के केमिकल नेचर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। बाद में हर्शे और चेज 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो डीएनए के जेनेटिक मटेरियल होने का जो अनइक्विवोकल प्रूफ मिला है वो मिला है हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हर्शे एंड चेज। साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल आर proved by Hersey and Chase. Clear बेटा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड वाइडली एक्सेप्टेड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? बिल्कुल सही बात है, वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट फाउंड इन डीएनए।
इनमें से कौन डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है? तो ऑप्शन के अंदर नाइट्रोजनस बेस आपको दिए हुए हैं बेटा, और आप जानते हैं कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एडिनिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक है, और आरएनए की अगर बेस देखें, आरएनए के अंदर एडिनिन है, थाइमिन की जगह आरएनए में यूरासिल होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए एडिनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये तीनों डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो यूरासिल है ये डीएनए में नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यूरासिल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियोसोम? तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है ये अपन डीएनए पैकेजिंग में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोसोम हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए हेलिक्स से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। हिस्टोन ऑक्टामर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड रहता है, और ये जो डीएनए इस न्यूक्लियोसोम पर रैप्ड रहता है, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम पर प्रेजेंट डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए जी, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी। टीएमवी है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, आरएनए। टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा आरएनए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट? ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। किस लिए दिया है? प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने, जिसमें हम लैक ऑपेरॉन डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर है लैक ऑपेरॉन के बारे में। इस लेक्चर में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे लैक ऑपेरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स? केमिकल मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स with a defined base combination to develop the genetic code। तो जेनेटिक कोड जब हम पढ़ते हैं बेटा तो वहां पर एक साइंटिस्ट का नेम अपन पढ़ते हैं हरगोविंद खुराना, जिन्होंने आरएनए के सिंथेसिस के लिए केमिकल मेथड डेवलप किया था, और उसमें उन्होंने डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशंस यूज में लिए थे आरएनए के सिंथेसिस के लिए, जिसमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का यूज उन्होंने किया था। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया? तो आंसर है बेटा फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, फ्रांसिस क्रिक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको वन वर्ड में या वन लाइन के अंदर आंसर देना होता है। ठीक है बेटा? बोर्ड एग्जाम में हमेशा वर्ड लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है। जितने वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है, जितने मार्क्स का है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है। अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आपको आंसर देना है। क्लियर? चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम? लिविंग सिस्टम में कितने टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं? तो बिल्कुल बेटा आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड जो है वो टू टाइप के होते हैं लिविंग सिस्टम में। एक होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, और डीएनए सभी ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इन सभी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है। ठीक है, तो टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड लिविंग सिस्टम में है, डीएनए एंड आरएनए। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ठीक है, वैसे आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैसेंजर का, मैसेज को लेकर के जाना। ठीक है, इसके अलावा आरएनए स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, कैटालाइटिक रोल भी प्ले करता है,
एडेप्टर का काम भी ये करता है। तो और भी कई सारे फंक्शन जो है आरएनए के होते हैं, ठीक है। चलिए जी, हु वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डीएनए एंड व्हाट वाज द नेम गिवन टू इट बाय हिम। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किसने किया और उसने इस सब्सटेंस को क्या नेम दिया था, मतलब डीएनए को क्या नेम उन्होंने दिया था। तो देखिए बेटा, डीएनए को सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था बेटा? फ्रेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उन्होंने इस डीएनए को नेम दिया था न्यूक्लिन। क्या नेम दिया था बेटा? न्यूक्लिन नेम दिया था। तो साइंटिस्ट का नेम है फ्रेडरिक मिक्सचर और उन्होंने इस डीएनए को क्या नेम दिया है? न्यूक्लिन नेम दिया है। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रपोज्ड द फेमस डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? बिल्कुल बेटा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट ने 1953 में। कब दिया था बेटा? 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का फेमस डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो देखिए बेटा, अगर हम डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर? तो उनमें जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड नहीं रहता है। ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ मिलकर साइटोप्लाज्म के ही एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ऑर्गेनाइज रहता है और उस स्पेसिफिक रीजन को ही कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या है? ये साइटोप्लाज्म का स्पेसिफिक रीजन है जिसमें नेगेटिवली चार्ज डीएनए लार्ज लूप्स के फॉर्म में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ कन्फाइंड रहता है। क्लियर है? चलिए, तो ये न्यूक्लियोइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? तो सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट है जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड कर सकता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए, segment of DNA which can code for a polypeptide। क्लियर बेटा? उसको हम कहेंगे सिस्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो चीजें कंफ्यूज करती है, एक तो है जीन और एक है सिस्ट्रॉन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जीन डीएनए का वो सेगमेंट है जो किसी भी आरएनए या प्रोटीन को कोड कर सकता है। जीन क्या है? डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी आरएनए या प्रोटीन को कोड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं जीन। और सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का वो सेगमेंट है जो किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन कहेंगे। और इस सिस्ट्रॉन के बेसिस पर जीन टू टाइप की हो सकती है, मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकती है और पॉलीसिस्ट्रोनिक भी हो सकती है। अगर प्रोकैरियोट्स की अपन बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन होती है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है, मींस एक जीन में एक से ज्यादा सिस्ट्रोन होते हैं, तो ऐसी जीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड को कोड कर सकती है। ठीक है, और यूकैरियोट के अंदर जो जीन है वो मोनोसिस्ट्रोनिक होती है, मींस जीन के अंदर एक ही सिस्ट्रोन होता है, तो वो जीन केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करती है। क्लियर है बेटा? तो ये है सिस्ट्रोन के बारे में, और सिस्ट्रोन और जीन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम दी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। नेम दी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन अराउंड विच द नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए रैप्ड। या नेम दी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल डीएनए पैकेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है न्यूक्लियोसोम में, उसका नेम क्या है, और उस पर जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए रैप्ड रहता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है वो होता है हिस्टोन ऑक्टामर।
पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कौन होता है बेटा? हिस्टोन ऑक्टामर होता है। हिस्टोन ऑक्टामर 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। 4 हिस्टोन कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन है। ईच प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं और ये हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है। तो क्वेश्चन पूछा है कि नेम दी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, तो कौन सा हो जाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर है? और इसके ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट रैप्ड रहता है वो कौन होता है बेटा? डीएनए होता है। तो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप्ड रहता है। हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट है न्यूक्लियोसोम का और डीएनए नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है न्यूक्लियोसोम का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन का नेम आपको बताना है। तो देखिए बेटा, जब हम किसी भी इंटरफेज न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो उस न्यूक्लियस में 2 तरह के क्रोमेटिन हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। क्लियर है? जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये डेंसली पैक्ड रहता है और इसीलिए स्टेन करने पर डार्क स्टेन लेता है। कौन सा स्टेन लेता है? ये डार्क स्टेन। और जो यूक्रोमेटिन है ये लूजली पैक्ड रहता है और इसीलिए स्टेन करने पर कौन सा स्टेन लेता है? लाइट स्टेन लेता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम दी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ क्रोमेटिन इन अ न्यूक्लियस। तो क्रोमेटिन 2 तरह की है न्यूक्लियस में, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। एक लाइट स्टेन लेता है, यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन लेता है, हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन लेता है। अब इन दोनों में से ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन होता है? तो वो होता है यूक्रोमेटिन। तो आपका जो क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? यूक्रोमेटिन कहेंगे। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, स्टेन करने पर लाइट स्टेन लेता है और लूजली पैक्ड रहता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम दी एंजाइम दैट ट्रांसक्राइब mRNA इन यूकैरियोट्स। उस एंजाइम का नेम बताना है जो यूकैरियोट्स के अंदर mRNA को ट्रांसक्राइब करता है। तो बेटा यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है कौन सा एंजाइम? RNA पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम है? RNA पॉलीमरेज। और आप जानते हैं कि ये RNA पॉलीमरेज 3 टाइप्स का होता है। एक होता है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, एक होता है RNA पॉलीमरेज सेकंड और एक होता है RNA पॉलीमरेज थर्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो एंजाइम है जो mRNA को ट्रांसक्राइब करता है। तो आपको इन तीनों RNA पॉलीमरेज के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है बेटा, ये यूकैरियोट्स के अंदर 5.8s, 28s और 18s RNA को ट्रांसक्राइब करता है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड ये hnRNA और mRNA को ट्रांसक्राइब करता है और RNA पॉलीमरेज थर्ड 5s rRNA, tRNA और snRNA को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है बेटा, 3 तरह के RNA पॉलीमरेज हैं जो यूकैरियोट के अंदर अलग अलग RNA को ट्रांसक्राइब करते हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा वो RNA है, कौन सा वो एंजाइम है जो mRNA को ट्रांसक्राइब करता है। तो mRNA को ट्रांसक्राइब करता है कौन सा एंजाइम? RNA पॉलीमरेज सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? RNA पॉलीमरेज सेकेंड। ये वो एंजाइम है जो यूकैरियोट में mRNA को ट्रांसक्राइब करता है। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
Why does hnRNA undergo splicing? Where does splicing occur in the cell? क्वेश्चन कह रहा है कि जो hnRNA है उसको स्प्लाइसिंग की नीड क्यों होती है और ये स्प्लाइसिंग कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हम hnRNA की बात करते हैं। hnRNA जिसको हम हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा आरएनए होता है बेटा जिसमें कोडिंग भाग के साथ साथ नॉन कोडिंग पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। hnRNA क्या है जिसमें कोडिंग पार्ट के साथ साथ क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है। कोडिंग पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन और नॉन कोडिंग पार्ट को हम बोलते हैं इंट्रोन। तो जिस आरएनए में एक्सोन और इंट्रोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, कोडिंग भाग के साथ साथ नॉन कोडिंग भाग प्रेजेंट होता है, वो आरएनए होता है hnRNA। और ये आरएनए बेटा नॉन फंक्शनल होता है, ये पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, ये ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर हमें इस hnRNA को फंक्शनल बनाना है तो हमें इस आरएनए में प्रेजेंट नॉन कोडिंग पार्ट मींस इंट्रोन को हटाना पड़ेगा और जो एक्सोन है उनको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करनी होती है, इस hnRNA की स्प्लाइसिंग करनी होती है। स्प्लाइसिंग का मीनिंग ही यही है कि hnRNA में प्रेजेंट नॉन कोडिंग पार्ट या एक्सोन को हटाना और कोडिंग पार्ट या एक्सोन को आपस में ज्वाइन कर देना, ठीक है, ताकि जो आरएनए है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, फंक्शनल हो जाए। तो इसीलिए हमें स्प्लाइसिंग करने की नीड पड़ती है, ठीक है। प्रोकैरियोट में हमें स्प्लाइसिंग करने की नीड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से वो पूरी तरह फंक्शनल होता है, उसमें एक्सोन और इंट्रोन जैसा कोई लफड़ा नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर चूंकि स्ट्रक्चरल जीन कैसी होती है, स्प्लिट जीन होती है। स्प्लिट जीन का मीनिंग है जिस जीन में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं वो स्प्लिट जीन है। और अगर इस स्प्लिट जीन के ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा तो उस आरएनए के अंदर भी कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होंगे, मींस एक्सोन और इंट्रोन दोनों होंगे, और इसीलिए आरएनए पूरी तरह फंक्शनल नहीं होगा। इस आरएनए को पूरी तरह से फंक्शनल बनाने के लिए हमें इसकी स्प्लाइसिंग करनी होती है। और इस स्प्लाइसिंग के दौरान हम क्या करते हैं, इस hnRNA में जो भी नॉन कोडिंग पार्ट है, जो भी इंट्रोन है, उसको कट करके रिमूव करना पड़ता है और एक्सोन को आपस में ज्वाइन करना पड़ता है ताकि ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाए और ट्रांसलेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आते कि ये स्प्लाइसिंग होती कहां पर है। तो ये स्प्लाइसिंग होती है बेटा न्यूक्लियस में। स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। तो ये स्प्लाइसिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे, स्प्लाइसिंग की नीड केवल यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग की नीड नहीं होती है। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ डीजनरेट कॉर्ड डिफर्स फ्रॉम एन अनएम्बिगुअस कॉर्ड। एक डीजनरेट कॉर्ड अनएम्बिगुअस कॉर्ड से किस तरह से डिफर है। तो ये क्वेश्चन जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जेनेटिक कोड की 2 प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस होता है और जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि वन कोडोन केवल वन एमिनो एसिड को ही कोड कर सकता है। वन कोडोन केवल वन अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है। वन कोडोन से एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं अनएम्बिगुअस नेचर। क्लियर है बेटा? और दूसरा इसमें बताया गया है जेनेटिक कोड डीजनरेट है। इसका मीनिंग क्या है? डीजनरेट का होने का मीनिंग है कि वन एमिनो एसिड को कोड करने के लिए, वन एमिनो एसिड को कोड करने के लिए मोर देन वन कोडोन हो सकते हैं। वन एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं बेटा? कोडोन हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डीजनरेसी। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में केवल 20 टाइप्स की अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं
और उन 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए हमारे पास में टोटल 64 कोडॉन है, लेकिन उनमें से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन होते हैं, वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। मतलब 61 कोडॉन ऐसे हैं जो इन 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब अमाइनो एसिड 20 है और कोडॉन 61 टाइप के हैं। इट मींस एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, कोडॉन हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। क्लियर है बेटा? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। डीजनरेट कोड का मतलब है वन अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, और अनएम्बिगुअस का मीनिंग है वन कोडॉन केवल वन अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलिए जी, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डुअल पर्पज सर्व्ड बाय द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। मींस ये डीएनटीपीज की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। सर्व द डुअल पर्पज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इन अ पॉलीमराइजेशन। कहने का मीनिंग ये है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनटीपीज के डुअल रोल को पूछ रहा है। डीएनटीपीज आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, जिनको शॉर्ट में डीएनटीपीज कहा जाता है। अब इनका क्या डुअल रोल होता है? पहला रोल है ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो पहला इसका रोल क्या हो गया? प्रोवाइड एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, ये पहला इसका फंक्शन हो गया। और दूसरा इसका रोल क्या है? ये रेप्लिकेशन के लिए सबस्ट्रेट का भी काम करते हैं। रेप्लिकेशन में किसका काम करते हैं? सबस्ट्रेट का भी काम करते हैं। तो ये डीएनटीपीज के डुअल रोल हैं। एक तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और दूसरा सबस्ट्रेट का भी काम करते हैं। क्लियर है? क्योंकि पॉलीमराइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करके ही हम डीएनए की नई स्ट्रैंड बनाते हैं। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिलते हैं कहां से? डीएनटीपी से। क्लियर है बेटा? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, एक्सप्लेन। तो ये अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होता है। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि वन कोडॉन केवल वन अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है। वन कोडॉन कोड्स ओनली फॉर वन अमाइनो एसिड। क्लियर? मींस एक कोडॉन से एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें एयूजी कोडॉन की, एयूजी कोडॉन केवल मिथियोनिन अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है और किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। मतलब एयूजी कोडॉन स्पेसिफिक है किसके लिए? मिथियोनिन के लिए। ये केवल मिथियोनिन को ही कोड करेगा, किसी अदर अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? अनएम्बिगुअस होते हैं एंड स्पेसिफिक होते हैं, बिकॉज वन कोडॉन कोड्स ओनली फॉर वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू बेसिक अमाइनो एसिड्स that provide positive charge to histone protein। तो देखिए बेटा, किसी भी प्रोटीन पर चार्ज डिपेंड करता है उसमें प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स पर। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 2 अमाइनो एसिड रिच अमाउंट में होते हैं और वो है लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन, इन 2 अमाइनो एसिड की वजह से ही हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज मिलता है? पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 2 बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम दैट जॉइंस द स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑफ अ लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हम पढ़ते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि रेप्लिकेशन के दौरान वन टेम्पलेट पर न्यू स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरी टेम्पलेट पर एप्लीकेशन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होता है। मतलब जो स्ट्रैंड बनती है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनती है और उन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को?
ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम होता है डीएनए लाइगेज का। तो क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए की लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, उनको आपस में ज्वाइन कौन सा एंजाइम करता है? तो आंसर हो जाएगा बेटा डीएनए लाइगेज उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। और उन स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू वेज in which single nucleotide polymorphism, that is SNPs, identified in human genome can bring out revolutionary changes in biological and medical sciences। किस तरह से जो SNPs है उन्होंने बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस में रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया है। तो सबसे पहले SNPs क्या होते हैं ये अपन देखते हैं। अपन ह्यूमन जीनोम की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने ह्यूमन जीनोम के अंदर 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी आइडेंटिफाइड की है जहां पर केवल सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है? केवल सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस मिलता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? SNPs कहते हैं, मींस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो SNPs है इनका क्या रोल है, किस तरह से ये इवोल्यूशनरी चेंज लेकर के आए हैं बायोलॉजी के अंदर? तो देखिए SNPs एक तो ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा क्रोमोसोम्स पर जो भी डिजीज एसोसिएटेड लोकेशंस है उनको फाइंड करने में हेल्प करते हैं। एक तो ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं और क्रोमोसोम्स पर डिजीज एसोसिएटेड लोकेशंस को फाइंड आउट करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे SNPs जो है रिवॉल्यूशनरी चेंज लाते हैं बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस के अंदर। तो दो वे कौन कौन से? पहला है ट्रेसिंग द ह्यूमन हिस्ट्री और सेकंड है फाइंडिंग आउट द क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you understand by the nucleoside and nucleotide? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से आप क्या समझते हैं? तो ये भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोसाइड है ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बना स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा? तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक केवल नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से बना है और दूसरे में नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के साथ क्या है? फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बेटा, जो सेंट्रल डॉगमा है ये प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने। किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ये सेंट्रल डॉगमा डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है कि डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल डॉगमा। ठीक है बेटा? तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा कि डीएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है वो पहले mRNA के पास जाती है। क्लियर? और mRNA से फिर ये इंफॉर्मेशन जाती है किसमें? प्रोटीन के अंदर। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो की डायरेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। डीएनए से इंफॉर्मेशन का mRNA में ट्रांसफर होना उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनना उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन।
तो एक तरह से सेंट्रल डॉग्मा के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों इंक्लूड है। और अगर डीएनए से डीएनए ही बनता है तो इस चीज को आप क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल डॉग्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंट्रल डॉग्मा डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले एमआरएनए में आती है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन में जाती है। ठीक है, तो ये सेंट्रल डॉग्मा है। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ क्रोमोसोम, स्टेट इट्स फंक्शन। क्रोमोसोम के अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शॉर्ट में आप लिखते हैं ओआरआई। ओआरआई क्या होता है बेटा? ये ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, उसमें एक बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किसी भी प्लेस से रैंडमली स्टार्ट नहीं होता है। रेप्लिकेशन डीएनए में केवल एक स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही स्टार्ट होता है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही क्या कहा जाता है? ओआरआई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी डीएनए के पास में ये ओआरआई नहीं है तो उसका रेप्लिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए उसमें ओआरआई का होना जरूरी है। तो ओआरआई का फंक्शन क्या है? ये डीएनए रेप्लिकेशन के ओरिजिन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके बिना कोई भी डीएनए अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये जो ओआरआई है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल होता है और यूकैरियोट्स के अंदर एक से ज्यादा ओआरआई क्रोमोसोम में हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में सिंगल ओआरआई होता है, यूकैरियोट में एक से ज्यादा ओआरआई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये है ओआरआई के बारे में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए जी, नेक्स्ट है, व्हाट इज टर्मिनेशन कोडोन एंड व्हाट इज इट्स क्रिटिकल रोल। टर्मिनेशन कोडोन क्या है? तो देखिए, टर्मिनेशन कोडोन वो कोडोन है जहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जहां आकर के ट्रांसलेशन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये टर्मिनेशन कोडोन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसलिए इन टर्मिनेशन कोडोन को नॉनसेंस कोडोन भी कहा जाता है। ठीक है, टोटल 64 कोडोन्स है। उन 64 कोडोन्स में से 3 कोडोन्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेशन कोडोन का काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है यूएए, दूसरा है यूएजी और तीसरा है यूजीए। ये ध्यान रखेंगे बेटा, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीनों क्या है? टर्मिनेशन कोडोन है जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को वहीं रोक देते हैं। ठीक है, इन टर्मिनेशन कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, क्योंकि ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन कोडोन कौन कौन से हो गए बेटा? यूएए, यूएजी एंड यूजीए। और इनका क्या क्रिटिकल रोल होता है? ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो डिफाइंड न्यूक्लियस yet DNA is not scattered throughout the cell, explain। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो डीएनए है वो सेल के अंदर स्कैटर्ड नहीं रहता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ मिलकर लार्ज लूप्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफिक रीजन में कन्फाइंड रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो डीएनए स्कैटर्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ मिलकर के और साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफिक रीजन में कन्फाइंड रहता है। उस स्पेसिफिक रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्लियर है बेटा? तो इसलिए डीएनए स्कैटर्ड नहीं रहता है। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ क्रोमोसोम, स्टेट इट्स फंक्शन। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, ऑलरेडी अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जेनेटिक कोड
एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। जेनेटिक कोड क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है बेटा, ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसमें किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को कोड करने की इंफॉर्मेशन रहती है। क्या है ये, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो डीएनए या एमआरएनए में प्रेजेंट होता है और ये किसी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को क्या करता है, कोड करता है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसी जेनेटिक कोड से किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमाइन होता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा, ये किससे डिटरमाइन होगा, जेनेटिक कोड से डिटरमाइन होगा। जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो ग्रुप होता है उसको कोडॉन कहते हैं और ये कोडॉन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो इस जेनेटिक कोड से जो भी प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, ये इन कोडॉन से डिटरमाइन होगा। क्लियर है बेटा, तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए डीएनए इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, व्हाट इज देयर रोल इन अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनका ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या रोल होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की बात की गई है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपसे पूछा गया है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग है डीएनए की किसी स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को आरएनए में कॉपी करना। डीएनए की किसी स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को आरएनए में कॉपी करना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। सिंपली अपन कहें कि डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान हम डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती है उनको किस में कॉपी कर देते हैं, आरएनए में कॉपी कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। फिर इन्होंने बात की है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताइए। तो देखिए बेटा, कोई भी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसको डीएनए में प्रेजेंट 3 रीजन से आइडेंटिफाई किया जाता है। कौन कौन से 3 रीजन होते हैं, पहला रीजन होता है प्रमोटर, दूसरा रीजन होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा रीजन होता है टर्मिनेटर। इन तीनों कंपोनेंट से डीएनए के अंदर किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक है प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है टर्मिनेटर। ठीक है, अगर अपन बनाए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए डीएनए की 2 स्ट्रैंड है। वन स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्ट्रैंड है इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इस डीएनए के अंदर जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है प्रमोटर। यह है प्रमोटर जो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ होता है और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ होता है टर्मिनेटर।
ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। ये किधर होता है बेटा? कॉर्डिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ, और प्रमोटर होता है कॉर्डिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ। और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चरल जीन। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होती है। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम है, डायग्राम भी ध्यान रखना है। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर है। ठीक है, अब इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर। प्रमोटर डीएनए में प्रेजेंट वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। डीएनए में जिस रीजन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उस रीजन को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रमोटर कहेंगे। और ये प्रमोटर डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम होता है। स्ट्रक्चरल जीन के पहले ये प्रेजेंट होता है, अपस्ट्रीम होता है। ठीक है, और इस प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड होने के लिए बाइंडिंग साइट होती है। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे प्रेजेंट अपनी बाइंडिंग साइट से आकर बाइंड हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करना। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ये डीएनए का वो पार्ट है जो किसी एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, जिसको एमआरएनए में क्या किया जाता है? ट्रांसक्राइब किया जाता है और फिर ये आगे जाकर के पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को कोड करता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर और टर्मिनेटर से घिरा हुआ पार्ट होता है डीएनए का। किससे घिरा हुआ है? प्रमोटर और टर्मिनेटर से घिरा हुआ पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन, जो किसी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को कोड करता है। और इसीलिए इस स्ट्रक्चरल जीन को पहले एमआरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब किया जाता है। ठीक, मैंने बताया था स्ट्रक्चरल जीन प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्टोनिक होती है और यूकैरियोट के अंदर क्या होती है? मोनोसिस्टोनिक होती है। क्लियर है बेटा? और तीसरा कंपोनेंट स्ट्रक्चरल जीन का होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर डीएनए का वो रीजन है जहां ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर कहते हैं। और ये टर्मिनेटर रीजन डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ। और ये वो रीजन है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो रीजन होगा प्रमोटर, जहां स्टॉप हो जाएगा वो रीजन है टर्मिनेटर, और जिस पार्ट का हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वो है स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है बेटा? तो ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और इसके फंक्शन के बारे में। तो अपना जो क्वेश्चन था वो यही था, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, what are the different parts of DNA in transcription unit and what is their role in the process of transcription। तो ये तीनों चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। ठीक है बेटा? चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, राइट डाउन दी 4 सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के 4 सैलिएंट फीचर्स आपको बताने हैं। तो कौन कौन से 4 फीचर्स होते हैं बेटा? पहला फीचर है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक कोडोन बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स में सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करता है। ठीक है, मतलब चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बींग हो या अदर एनिमल्स हो, एक कोडोन सेम अमाइनो एसिड को ही कोड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, एक कोडोन है UUU। ये कोडोन बैक्टीरिया के अंदर भी फिनाइल एलेनिन को कोड करता है और ये ह्यूमन बींग्स में भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा और अदर एनिमल्स में भी फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर है जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है? वन कोडोन केवल 1 अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकता है, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। मतलब हर कोडोन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है बेटा?
तीसरा फीचर, जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं बेटा? डीजनरेट होते हैं। इसका मीनिंग भी अपन ने डिस्कस किया है कि डीजनरेट का मीनिंग क्या है। वन अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के हैं और कोडॉन 61 टाइप्स के हैं। तो एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन क्या कर सकता है? कोड कर सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है। और फोर्थ फीचर है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। दो कोडॉन आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जेनेटिक कोड क्या है? नॉन ओवरलैपिंग है। तो ये 4 फीचर्स जेनेटिक कोड के हैं कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होते हैं, जेनेटिक कोड डीजनरेट होते हैं और जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है बेटा? तो जुड़े रहिए IMA के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।